कोरोना का पहला पीक जितना खतरनाक नहीं था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये दूसरा पीक रहा और दूसरी वेव में पीक पर 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। अब हमने जब एहतियात बरता, सावधानी बरती तो ये केसेस 1 लाख से कम हुए हैं पिछले 4 दिन में, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन की डोज को लेकर भी लगातार लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी बीच एम्स की एक ताजा स्टडी में कहा गया है कि जिनको कोरोना हो गया है उनको वैक्सीनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। एम्स के चिकित्सकों का कहना है कि अंधाधुंध और आधा अधूरा वैक्सीनेशन से कोरोना वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन के बढ़ने की वजह हो सकती है। स्टडी में कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए जो कि संवेदनशील या फिर जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। ये रिपोर्ट डॉक्टर्स के पैनल की जो है वो पीएम को सौंपी गई है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना से ठीक हो जाने के बाद वैक्सीन की जरूरत क्या वाकई नहीं है? क्या कोरोना से ठीक हुए मरीज में एंटीबॉडीज बन गई हैं, और अगर बन गई हैं तो इन्हें कैसे पहचाना जाए? इस पर बात करने के लिए सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीनेशन पर एम्स की नई रिसर्च क्या कहती है, ये आपके साथ साझा करना जरूरी है। एम्स की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंधाधुंध वैक्सीनेशन से म्यूटेंट स्ट्रेन बढ़ सकता है, यानी और ज्यादा खतरनाक कोरोना का रूप हो सकता है। एम्स के चिकित्सकों ने चेताया है, पीएम को रिपोर्ट बाकायदा सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो संवेदनशील या फिर जोखिम श्रेणी में लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कराया जाए, ये जरूरी है। जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं जो ताउम्र काम करेंगी। रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर कोविड-19 के राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य हैं, जिनकी तरफ से ये एक सुझाव दिया गया है, क्योंकि देश में वैक्सीन की किल्लत है, हम सब जान रहे हैं। एक वैक्सीन का डोज लग जाता है तो दूसरे के लिए फिर लोगों को भागना पड़ रहा है। अब कई जगह से खबर ये भी आई कि पहला डोज किसी और कंपनी का, दूसरा किसी और कंपनी का भी लग गया। इस सब क्योस से बचने के लिए एम्स की तरफ से रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी गई है। कि जिन लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में उनका मानना है कि शरीर में स्वाभाविक तौर से जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो दोबारा कोरोना से संक्रमित होने में बचाव करती हैं और इसलिए शायद इन लोगों को वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर देखा जाए तो अब क्योंकि कोरोना की अलग अलग स्ट्रेन्स भी विश्व भर में व्याप्त है, ऐसे में व्यक्ति के लिए संभावनाएं हैं कि वो पहले जिस कोरोना से संक्रमित हुआ अब वो किसी दूसरी स्ट्रेन से संक्रमित हो सकता है। ऐसे में ये कहना कि इन लोगों को वैक्सीन ना दी जाए अभी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर और ज्यादा शोध कार्य होने की जरूरत है, क्योंकि ये बात हम साफ तौर से जानते हैं कि वैक्सीन जहां ओरिजिनल कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, वहीं हमें स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी काफी हद तक प्रोटेक्शन वैक्सीन देती हैं, चाहे वो अल्फा स्ट्रेन हो या डेल्टा स्ट्रेन हो। सभी के प्रति वैक्सीन भी 30 से 50% तक हमें सुरक्षा देती हैं। अभी तक हम लगातार ये सुनते आ रहे थे कि वैक्सीनेशन सभी के लिए जरूरी है। इस बीच खबर ये एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है कि जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप, एक तरफ सबको ये कहा जाता है कि आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, अब ऐसे में ये रिपोर्ट जो अलग एक सुझाव दे रही है कि जिन्हें कोरोना हुआ है उनमें तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं, उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं। इस पर थोड़े से डाउट क्लियर करने की जरूरत है। क्या ये सब कुछ वैक्सीन की कमी की वजह से हो रहा है? इस पर भी बाद में गाइडलाइंस बदल दी जाएंगी, जैसे कि अब तक कई बार बदली जा चुकी हैं। अभी ये बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेने के लिए निश्चित तौर पे नेचुरल इन्फेक्शन एंटीबॉडीज बनाता है और एंटीबॉडीज वेरिएबल ड्यूरेशन में रहती है। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है, मैं डाटा आते जा रहा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडी लेवल आपको नेचुरल इन्फेक्शन कई कई जानकारी मिलती जा रही है। देखा था हमने पहले की चीज में हमने देखा था कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड नेशनल कोविड से रिलेटेड वैक्सीन के संबंध में कोई गाइडलाइन मिली थी पिछले साल तक, पर अब जो है
ये कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ह्यूमैनिटी वेलफेयर के द्वारा कि वैक्सीनेशन को 3 महीने तक पोस्टपोन करना चाहिए नेशनल इन्फेक्शन के बाद में, क्योंकि एंटीबॉडीज और एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, तो ये धीरे धीरे और स्पष्ट होगी। हाँ, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं हाँ, होगी। वही, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कोरोना रिकवरी हो गई उसके 1 महीने बाद वैक्सीन लगवाइए, फिर इसे बदल के कर दिया गया 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाइए। सर, ऐसे भी तो केसेस आए हैं ना, जैसे एक बार कोरोना हुआ वो दूसरी बार भी इन्फेक्ट हुआ है, री इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है, और कई केसेस ऐसे हैं जिनमें 2-2 बार कोरोना हुआ है। तो फिर इस रिसर्च में सच्चाई कैसे मान लें कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है जो सेफ रखेगी। देखिए, साइंस बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। जैसे से डाटा आ रहा है लेकिन चीजें हमें बदलनी चाहिए, अच्छी बात भी। अब ये देखिए, पिछले साल तक जो भी सैंपल साइज रहा हो, अभी नए सैंपलिंग करने से पता चला है कि एंटीबॉडीज कुछ समय तक तो रहती है। ये पता चलना समय के साथ और स्पष्ट होगा कि नेचुरल इन्फेक्शन एक बार होने के बाद में वापस लंबे समय तक एंटीबॉडीज रहती है कि नहीं रहती है। ऐसे बहुत से वायरसेस हैं जिनकी एंटीबॉडी रहती है और उसके बाद डिके होता है, तीनों के साथ जीवन भर। तो बदलता हुआ वायरस है और नई सी बीमारी है, तो चीजें बदलेंगी। लेकिन बदलती हुई गाइडलाइंस भी हैं, बदलती हुई गाइडलाइंस भी हैं जो लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर रही हैं। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बता दिया, कोविशील्ड को लेकर गाइडलाइंस बार बार बदल रही हैं। पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 12 से 16 हफ्ते। अब एक्सेप्शन केसेस में जिन्हें विदेश जाना है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या खेल के लिए, उन्हें अब 28 दिन के बाद दूसरी डोज लग सकेगी। तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए हैं, जब उन्हें 28 दिन में लग सकती है तो हमें 12 से 16 हफ्ते क्यों? पहले 4 से 6 हफ्ते था। तो लोगों के मन में भ्रम ये है कि कहीं वैक्सीन की किल्लत की वजह से तो ये नहीं हो रहा है। ये तो एक भ्रांति है। वैक्सीन की सब चलो किल्लत एक अलग बात है। सभी पूरे देश को वैक्सीन लगाना इतना आसान काम इसलिए हो रहा है, अच्छी बात है। तो हमेशा हमें प्रायोरिटी ग्रुप बनानी चाहिए, सबको लग जाएगी। ऐसे किसको लगे इंग्लिश होने वाली बात बढ़ती जाती है। अब साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन्हें पहली डोज लग गई है, जो एम्स की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है प्रधानमंत्री को, जिन्हें पहली डोज लग गई है फिर सेकेंड डोज के लिए या तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई या लगवा नहीं पाए, तो इससे भी खतरा बढ़ जाएगा, वायरस म्यूटेट होगा और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। ये सब किस वजह से सर? देखिए, जब भी कोई नई भारत में कोई नया परिवर्तन आएगा या नई डिजीज के एपिडेमियोलॉजी में जाएगा, निश्चित तौर पे हमारे वैज्ञानिक खोज लेंगे, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोज लेंगे और हमें अपडेट कर देंगे, क्योंकि परिवर्तनशील है तो गाइडलाइन की परिवर्तनशील होना भी स्वाभाविक बात। कहा जा सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यही है ना, पहली बार में सब कुछ पता लगना उतना आसान काम नहीं होता। इवन जो एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन हैं, डिजीजेज हैं और वैक्सीन हैं, वो कई साल बाद भी बदली जाती है, क्योंकि चीजें बदल जाती है। तो जो बदलाव है उसके साथ हम तेजी से अपडेट करना, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात। ये कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लिया जाएगा, ये सरकार का अपना दावा है। चूंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आपसे जरूर जानना और समझना चाहिए कि जब तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि तीसरी लहर दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी, बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा रहेगा, तो पहले तो बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे वैक्सीनेट खुद को करवाएं, कैसे खुद को बचाएं, फिर बच्चों की अलग चिंता है, तो क्या करें? देखिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और ये बॉन्डिंग साइंस है, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाते हैं और जो भी नया करने जा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन से जानकारी ले लें। ये दुनिया में हर चीज बदलती है, विज्ञान में भी हर चीज बदलती है, तो अभी हमारा जीवन भी पूरा बदल गया है इन सालों में, तो हमें अपडेट होना ही चाहिए और एक्सपर्ट के टच में बिल्कुल नहीं हो। और जितने भी हमारी सोसाइटीज हैं, एजुकेटेड बॉडीज हैं, डॉक्टर्स बॉडीज हैं, ये लगातार आम जनता को, पब्लिक को एजुकेट कर रही है और करती जाएगी, कुछ बिल्कुल नहीं हो। पर है कि जब भी नई जानकारी आएगी और जो इम्पैक्ट करेगी वैक्सीन पॉलिसी को, तुरंत मीडिया के थ्रू, आप लोगों की मदद से
भारतीय डॉक्टर जरूर कराए। आप जैसे एक्सपर्ट की राय जरूरी रहती है। हालांकि हम बार बार दर्शकों से यही कहते हैं कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। भ्रम अगर आपके आसपास भी फैल रहा है तो उसे भी दूर कीजिए और खुद को वैक्सीनेट करवाइए। इस बीच दिल्ली से एक कॉलर राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। राकेश, सवाल पूछिए अपना। इस बीच दिल्ली से कॉलर राकेश हमारे साथ। राकेश, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी कोवैक्सीन लगी थी 14 अप्रैल को। जी राकेश, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरी कोवैक्सीन लगी थी 14 अप्रैल को, ठीक है। और अब उसे 50 दिन बाद फिर दोबारा लगी है, तो इसका कोई क्या असर रहेगा या नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि दे रखा है 28 से 42 दिन का। जी डॉक्टर प्रदीप जैन। सेकंड डोज लगी है, सेकंड डोज। जी डॉक्टर प्रदीप, एक कॉलर है राकेश जो पूछ रहे हैं कि कोवैक्सीन लगी थी 14 अप्रैल को, अब इतने अंतर पर लगी है, जिसका अंतर पहले तो कम था लेकिन ज्यादा अंतर पर लगी है, करीब 60 दिन बाद लगी है, तो क्या असर होगा? बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूँ कि जितनी वैक्सीन की आपको तारीख बताई जाती है, दीज आर द अर्लीस्ट डेट, नॉट द लास्ट डेट। और अभी तक जितनी भी रिसर्च अवेलेबल है उसमें अगर गैप बढ़ जाता है किसी वजह से आपके पर्सनल कारण, डॉक्टर प्रदीप जैन बता रहे हैं कि आपको जो टाइमलाइन बताई जाती है, जो टाइम पीरियड बताया जाता है, वो कम से कम बताया जाता है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप 1 महीने बाद लगवाइए और अगर आप 1 महीने बाद नहीं लगवा पाए हैं, अगर आपको ये टाइम खिंचते खिंचते 2 महीने हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा। इसलिए राकेश जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अगर करीब 60 दिन पर आपको कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगा है तो फिक्र मत कीजिए, आपकी इम्यूनिटी उसी तरीके से बूस्ट होगी जैसे कि होनी चाहिए थी। डॉक्टर प्रदीप जैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों से हम बार बार कह रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए, जल्द से जल्द खुद को वैक्सीनेट कीजिए, यही कोविड के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त की हेडलाइंस। कोविड के बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनी या नहीं बनी, इसका पता कैसे चलेगा? लैब के अंदर से इंडिया न्यूज रिपोर्टर अभिषेक शर्मा आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो आपको देखनी जरूरी है। देश भर में किसी को भी कोरोना हो जाता है तो हर कोई भागता है कि उसको आरटीपीसीआर कराना होगा। आरटीपीसीआर में उसका टेस्ट निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, लेकिन आपने उसके बाद एक पता चला होगा कि एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एंटीबॉडी में कितना कोरोना होने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद उस व्यक्ति को कितना उसको एंटीबॉडी डेवलप हुआ है। लेकिन इसके बाद भी कई बार पता नहीं चल पाता है कि वैक्सीन लेने के बाद हो या फिर कोरोना होने के बाद भी कई लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कारण साफ है कि टेस्टिंग जो होती है वह इतनी जटिल होती है, नहीं मिल पाती। इसीलिए थायरोकेयर एक जो बहुत बड़ा लैब है, उस लैब ने एक बहुत नया एक ऐसा फार्मूला इजाद किया है जिसमें अलग तरीके से टेस्ट किया जाएगा, जिसके तहत किसी भी तरीके से, यानी वह वैक्सीन लिया है या किसी कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, वैक्सीन लिया नहीं लिया है, हर तरीके से उसके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है और कौन से कोरोना वायरस से डेवलप हुई है वह तमाम चीजों की जानकारी होगी। इसीलिए आज आपको हम यह एक्सक्लूसिव पड़ताल करके दिखाने जा रहे हैं। मैं खुद टेस्ट कराने जा रहा हूं। मैं थायरोकेयर के लैब में आया हूं जिससे अब नया नाम दिया गया है कैंटीबॉडी। अब तक आपने सुना होगा एंटीबॉडी, लेकिन इसका नाम है कैंटीबॉडी। जी हाँ, क्योंकि कैंटीबॉडी का टेस्ट होगा जिसके तहत आपको पता चल जाएगा कि किस वायरस ने आपको जकड़ा था और किस तरीके से उस वायरस ने कितना एंटीबॉडी बनाया है। हम सीधे इस लैब में मौजूद हैं। मैं मेरे यहाँ से, मुझे अब मेरे बारे में बता दूं, आप शुरू कर सकते हैं। मेरे बारे में बता दूं, मेरे को अब तक कोरोना नहीं हुआ है, ना मैंने वैक्सीन लिया है। अब मुझे देखना है कि कितना यहाँ पर एंटीबॉडी डेवलप होता है, क्योंकि कैंटीबॉडी होगा और ये कैंटीबॉडी एक्यूरेट बताएगा कि किस तरीके से होता है। हम 3 तरीके टेस्ट करेंगे यहाँ पर आज। एक तो यह
कि जहां पर किसी को कोरोना हुआ या नहीं हुआ है, दूसरा यह कि जिसको कोरोना हुआ है उनको एंटीबॉडी कितना हुआ, तीसरा कि जिसने वैक्सीन लिया है उनको कितना एंटीबॉडी डेवलप हुआ। इन तरीके के टेस्ट हम करेंगे और आप देखते रहिए आज इंडिया न्यूज कि किस तरीके से एक नया फार्मूला आया है और उसके तहत एंटीबॉडी का डेवलप होगा और एंटीबॉडी किस तरीके से लोगों के शरीर में बन रही है उसका आज यहां पर होगा। देखिए इस वक्त मेरे शरीर से ब्लड का सैंपल ले लिया गया है। अब देखिए कि जो यहाँ पर टेक्नीशियन है यह मेरे जो ब्लड को इस जो इनका सिस्टम होता है उसमें डाला जा रहा है वायल्स में, उसके बाद इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अब हम इस वक्त दिखा रहे हैं दूसरे शख्स को जिनका नाम अक्षय है, यहाँ पर थायरोकेयर के लैब में आए हुए हैं। यह पता करने के लिए आए हैं कि इनके शरीर में कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है और यह पता चलेगा एंटीबॉडी से, यानी जो नया शुरुआत हो रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इनका नाम अक्षय है और इनके शरीर से जो ब्लड निकाला जा रहा है ये इन्होंने वैक्सीन ले रखी है और वैक्सीन लेने के बाद कितना इनके शरीर में एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी से डिसाइड होगा, क्योंकि एंटीबॉडी का मतलब इसलिए कि कई जो 10 वेरिएंट जो हैं वायरस के, वो वायरस कैसे शरीर में कौन से गए होंगे, उसके अलावा कि कौन से इन्होंने वैक्सीन लिया है, उस वैक्सीन से कितना इनको एंटीबॉडी बना है यानी एंटीबॉडी बना है, उससे समझ में आएगा। इस वक्त हम तीसरा टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो थायरोकेयर लैब है। तीसरे टेस्ट में यह अब है जो संतोष इनका नाम है, इनको कोविड हो चुका है। आपने देखा अब तक कि एक जो कोविड जो यानी वैक्सीन ले चुके हैं उनको कितना एंटीबॉडी आता है। तीसरा जो टेस्ट आप देखिए कि यहाँ पर यह हो रहा है, इनको कोविड हो चुका है और यह संतोष इनका नाम है और इनको इनके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनी है, कौन से वायरस से एंटीबॉडी बनी है, यह पता चलेगा। अब तक देखिए आपको पता चल रहा था अगर एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे थे कि एंटीबॉडी टेस्ट से मालूम पड़ रहा था, कई बार डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसमें एक्यूरेट डिटेक्ट होगा क्योंकि कुछ वायरस ने जकड़ा हुआ था, कोरोना वायरस ने, और उसने कितना एंटीबॉडी आपके शरीर में बनाया है उससे समझ में आएगा। यह तीसरा टेस्ट होगा और ये देखिए संतोष जी से जान लेते हैं, आप क्या कहेंगे कि एक अलग तरीके का टेस्ट हो रहा है एंटीबॉडी टेस्ट, कभी जाहिर बात सुना नहीं होगा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैंने भी ये अभी रिसेंटली सुना था, तो मैं अभी यहाँ थायरोकेयर सेंटर में आया हूँ। मुझे कुछ 35-40 डेज पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो मेरे को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे अंदर कौन सा एंटीबॉडी अभी जनरेट हुआ है, तो इसलिए मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट के लिए थायरोकेयर सेंटर में आया हूँ। जानना कि कौन से वायरस ने जकड़ा था, यानी कौन सा अल्फा बीमा डाका जो भी है। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे को एक्चुअल में कौन से वायरस से कोरोना हुआ था और कौन से वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, तो ये जानने के लिए मैं ये टेस्ट कराने आया हूँ। 3 लोगों का टेस्ट मैंने खुद कराया, उसके बाद 2 अन्य लोगों का भी टेस्ट हुआ जो लैब में उसके बाद पहुंच चुका है। मेरा और उन लोगों का जो ब्लड सैंपल है वो पहुंच चुका है अब थायरोकेयर का जो सेंटर है बड़ा नवी मुंबई के तुर्भे में। और यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर ब्लड के सैंपल्स आते हैं वह कैसे यहाँ पर कलेक्शन किए जाते हैं, यानी यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर खाने बनाए गए हैं, बॉक्स बनाए गए हैं, उसमें किस तरीके से कहाँ कहाँ टेस्ट जाना है, किस लिए जाना है, उसका यहाँ पर बाकायदा अलग अलग तरीके से नंबरिंग की जाती है, अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उसे सीधे ले जाया जाता है लैब में। देखिए कि जो बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें हैं, जो हमारा जो टेस्ट लिया गया था, जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था और 3 लोगों का और था, वह अब इस मशीन में आ चुका है। इसके अलावा जो अन्य लोग और भी टेस्ट कराते हैं उन लोगों का भी यहाँ पर अब देखिए ब्लड सैंपल आ चुका है और इस मशीन में जो हाईटेक मशीन है इस मशीन में डाल दिया गया और प्रोसेस शुरू हो चुका है कि किस तरीके से जो एंटीबॉडी का टेस्ट होगा, यानी जो 10 वेरिएंट है जो कोरोना के, वो कैसे बॉडी में जाकर कितने उन्होंने एंटीबॉडी बनाए हैं, उन सभी चीजों की जानकारी अब आएगी। हमारे साथ टेक्नीशियन नीलेश जी मौजूद है, समझाएंगे कि यह कैसी मशीन है, तो इसके बारे में समझाएं कैसे टेस्ट होता था, बताएं। जो टेस्ट हमारा यानी ब्लड सैंपल था यहाँ पे आ चुका है अभी। तो ये जो है सीमेंस का फुल्ली ऑटोमेटेड एडवीआर सेंटर है। इसमें आपको सिर्फ सैंपल लोड करना रहता है, बाकी सब मशीन कर लेती है। मींस फुल्ली ऑटोमेटेड, देयर इज़ नो मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन को बीच में कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं रहती। तो आपको सिर्फ सैंपल्स वहाँ से लेके, जो सॉर्टर में से हमने देखा पहले, वहाँ से सॉर्टर में से सैंपल लेके आना है आपको एंटीबॉडीज़ का, और मशीन में डायरेक्टली लोड करना है। तो मशीन क्या करती है, मशीन पहले सैंपल को एस्पिरेट करती है, मतलब उसमें से 40 माइक्रोलीटर डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, मतलब एंटीबॉडी आपका आईजीजी है या टोटल है, उसके हिसाब से कितना वॉल्यूम उसको चाहिए वो एस्पिरेट कर लेती है। तो आप प्रोब देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोब देखिए, वो बराबर सैंपल ट्यूब में जाके सैंपल को एस्पिरेट करता है और अंदर जो एक स्टेराइल क्यूवेट रहती है उसमें डिस्पेंस करता है।
एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट अब आ चुकी है। हम इस वक्त थायरो केयर सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ टेक्नीशियन नीलेश जी मौजूद हैं। ये बताएंगे कि जो मेरी रिपोर्ट खासतौर से जो आई है और जो मेरे साथ में 2 लोग अन्य रिपोर्ट और कराए थे उनकी रिपोर्ट क्या क्या आई है। नीलेश जी जरा आप ही अपनी भाषा में समझाएं कि मेडिकल टर्म ये है कि किस तरीके से रिपोर्ट मेरी आई है, क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ना तो मेरे को कोविड हुआ है ना तो मैंने वैक्सीन ली हुई है और 2 लोग जिन्होंने वैक्सीन ली थी और एक को कोविड हो चुका था। क्या क्या रिपोर्ट है बताएं। तो आपका जो रिपोर्ट हमने देखा है कोविड एंटीबॉडी IgG किया है, आपका एक रिपोर्ट में पढ़ के बताता हूँ आप। तो जो बार बार हम आप सुन रहे थे इन दिनों एंटीबॉडीज, उसका पता लग सकेगा इसी टेस्ट के जरिए जो अभिषेक शर्मा मुंबई से रिपोर्ट के जरिए हमें दिखा रहे थे, बता रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार होंगी कुछ और खबरें।